हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल रिलेटिव स्टडी। मैं हर्ष मित्तल। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 4 पार्ट हो कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हो। पार्ट 4 में हमारा सेल ऑर्गेनल्स चल रहा था। दो तरह के सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा सेकंड ऑर्गेनल था गोल्गी अपरेटस। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2.5 के थर्ड पार्ट से, जो कि हमारा थर्ड ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्ट 5 में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा ही पोर्शन रह गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ये लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे कि हमें पता है जो लाइसोसोम है वो एक तरह का सेल ऑर्गेनल है, और हर सेल ऑर्गेनल के पास अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। तो जो यहाँ पे लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जो ये एंजाइम्स हैं, दीस एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने आरईआर और एसईआर के बारे में ऊपर पढ़ा है, रफ और स्मूथ। ठीक है, तो जो यहाँ पे लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं, ये यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके बने होते हैं। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। These की हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉर्जन मटेरियल। देखो, जो यहाँ पे लाइसोसोम है ना, इसका सेल के अंदर मेन काम क्या होता है, बाहर से कोई भी बेकार सब्सटेंस, कोई भी बेकार चीज आ रही है, कोई भी पुराना ऑर्गेनल, बेकार ऑर्गेनल, जो भी चीज आ रही है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, क्या सेल से उठा के बाहर फेंक देता है। तो ये यहाँ पे सेल को क्लीन रखने का काम करता है ना। हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉर्जन मटेरियल। बाहर का कोई फॉर्जन मटेरियल मतलब बाहर का कोई भी मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है, एज वेल एज द रोंग आउट सेल ऑर्गेनल, और बेकार के ऑर्गेनल्स को। फॉरेन मैटर एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल, जैसे कि बैक्टीरिया, फूड, पुराने ऑर्गेनल एंड अप इन द लाइसोसोम्स विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स। और जो यहाँ पे लाइसोसोम है, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में भी कन्वर्ट कर देता है ना, ब्रेक करके। लाइसोसोम्स, अब ये लाइसोसोम्स ऐसा क्यों कर पाता है, लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस, वो यहाँ पे ये चीजें इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि उसे हेल्प करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक मतलब बेकार के मटेरियल को ब्रेकिंग करने में, तोड़ने में और डाइजेस्ट करने में। ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो देखो, जो यहाँ पे सेल का सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, अगर उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कि व्हेन द सेल गेट डैमेज, अगर सेल मानो सेल डैमेज होने वाला होता है, तो क्या करता है लाइसोसोम में ब्रस्ट, लाइसोसोम अपने आप ही फूट जाता है ना, फट जाता है अपने आप में, और जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स वाले डाइजेस्ट एंजाइम्स होते हैं वो सेल को निगल लेता है। तो क्या होता है, जो सेल है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज लाइसोसोम के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, देयरफॉर लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आपस में अपने आप पे ही फट जाता है, जिससे जो सेल है उसके अंदर कोई फालतू की चीजें और आगे ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगला पार्ट पढ़ेंगे, अगला सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 5.2.5 का फोर्थ पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी पावर चीजें होती हैं, सेल के अंदर जितनी पावर आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से आती है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया के पास टू कवरिंग होती है, टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। जैसे सबके पास एक एक मेम्ब्रेन थी ना, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कोई भी सब्सटेंस को अंदर से बाहर जाने में हेल्प करती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो डीपली फोल्ड, देखो माइटोकॉन्ड्रिया मान लो इस तरह का है ना। अब ये तो होगी आउटर और ये होगी इनर। तो इनर जो मेम्ब्रेन होती है ये ना कुछ डीपली फोल्डेड होती है, इस तरह की होती है, डीपली फोल्डेड। ठीक है, जो कि दिस फोल्ड इंक्रीज सरफेस, और जो ये फोल्डेड है, जो ये फोल्ड है, ये यहाँ पे सरफेस को बढ़ाते हैं, जिससे एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एंडोसिन ट्राइफोसेट, देखो यहाँ पे लिखी है ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन हो सके, एटीपी जनरेट होता है और जिससे केमिकल रिएक्शन होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड, अब जो हमारी बॉडी में केमिकल एक्टिविटी होती है, केमिकल एक्टिविटीज की वजह से तो हम यहाँ पे जिंदा है ना, नीडेड फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए केमिकल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी बॉडी में केमिकल एक्टिविटी होती रहती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो ये केमिकल एक्टिविटी को एनर्जी चाहिए होती है ना, तो ये एटीपी से लेता है। अब कोई भी चीज हो रही है, कोई भी चीज हो रही है, तो वो कहाँ से लेगा, एटीपी से लेगा। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। Mitochondria is known as the powerhouse of the cell and ATP is known as the energy currency of the cell. ATP को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन एटीपी। बॉडी को कोई भी एनर्जी चाहिए, आप कूद रहे हो, खेल रहे हो, कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, सब चीज़ों के लिए आपको एटीपी से एनर्जी लेनी पड़ेगी, जो कि एटीपी के अंदर स्टोर होती है फॉर मेकिंग न्यू केमिकल,
कोई भी अंदर न्यू केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए, और कोई भी मैकेनिकल वर्क से मतलब हम चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं ना, तो वो सब होता है मैकेनिकल वर्क। तो उसके लिए हमें एटीपी की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल इन द सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह का ऐसा ऑर्गेनल है जो अपने पास अपना डीएनए भी रखता है और अपना राइबोसोम भी रखता है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्टेज। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कुछ अपने प्रोटीन्स को, है ना, जैसे कि आपने ऊपर हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, है ना, अलग अलग बॉडी में प्रोटीन्स कैसे यहाँ पे प्रोवाइड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। पर यहाँ पे क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये अपने प्रोटीन कुछ, है ना, ऐसे नहीं कि सभी प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स को अपने आप बनाने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, अब हम करेंगे 5.2.5 का फिफ्थ पार्ट, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड्स हैं इसी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में आपको प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब प्लास्टिड्स ना दो तरह के होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है कलर प्लास्टिड, जिनके अंदर कोई कलर होता है, और ल्यूकोप्लास्ट होता है जिनके अंदर कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफी आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनके पास पिगमेंट क्लोरोफी होती है ना, जो पिगमेंट्स है उनके पास क्लोरोफी होती है, जिसको टोटली कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेटिक प्लांट। प्लांट्स के अंदर की जो फोटोसिंथेटिक होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफी। क्लोरोफी के अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास अलग अलग कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। अब बात आती है ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल। ल्यूकोप्लास्ट एक तरह का प्राइमरी ऑर्गेनल है जिसके पास मटेरियल होता है जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैनुअल आर स्टोर। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, जिसके अंदर होते हैं स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैनुअल्स आर स्टोर। द इंटरनल ऑर्गेनिज्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर स्ट्रोमा होता है जिसके अंदर बहुत सारी न्यूमरियस मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, न्यूमरल मेम्ब्रेन लेयर्स होती है। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और जो ये यहाँ पे प्लास्टिड्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल सिमिलर है ना, इसका भी, प्लास्टिड्स का भी और माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है। Like the mitochondria plastids are also have their own DNA ribosomes। जो यहाँ पे जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने डीएनए और राइबोसोम्स खुद बनाता है, तो इसी तरीके से प्लास्टिड्स भी अपने डीएनए और राइबोसोम्स खुद बनाता है। तो एग्जाम में आ सकता है, नेम टू टाइप्स ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स दैट मेड देयर ओन। ऐसे दो नाम बताओ जो कि डीएनए और राइबोसोम्स अपने आप बनाते हो। तो फर्स्ट नाम आएगा माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड आएगा प्लास्टिड्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट वाला 5.2.5 वैक्यूल्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है सेल के अंदर का ऑर्गेनल। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। जो वैक्यूल्स है ये यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जो वैक्यूल है वो साइज, जो वैक्यूल का जो साइज है वो स्मॉल होता है एनिमल सेल में, और जबकि अगर हम देखा जाए तो जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, और जो सेंट्रल कुछ प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल होते हैं वे सेल की जो वॉल्यूम होती है उसे 50 to 90% ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ क्या पढ़ा इस वाले पैराग्राफ में, जो वैक्यूल्स है वो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करता है। वैक्यूल्स एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़े होते हैं, और कुछ प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल है वो सेल की वॉल्यूम को 50 to 90% ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुली ऑफ सैप एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। अगर हम देखा जाए जो प्लांट सेल के वैक्यूल्स होते हैं आर फुली ऑफ सेल सैप से मतलब लिक्विड सब्सटेंस जो होता है ना सेल का, उस तरीके से भरे रहते हैं जो कि यहाँ पे सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। Many substances of important in the life of the plant cell are stored in vacuole। प्लांट सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वे सब वैक्यूल्स के अंदर स्टोर रहते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स। ठीक है,
इन सिंगल सेल अगर हम बात करें किसी एक सेल की, जैसे कि अमीबा, द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। तो जो फूड वैक्यूल के अंदर फूड होता है वो सब कौन कहाँ पे कंज्यूम करता है? अमीबा, जिनके पास एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कुछ अनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये स्पेशलाइज करते हैं वैक्यूल का पोटेंट रो इन एक्सपेलिंग सेल्स के अंदर से जो ज़्यादा एक्सेस वाटर को और कुछ सम वेस्टेज, कुछ बेकार चीज़ों को, और वाटर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको बाहर निकालने में सेल से कौन मदद करता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है each cell has acquired its structure and ability to function because of the organism of its membrane and organelles in specific ways। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेल की शेप होती है वो उसके मेम्ब्रेन की वजह से होती है, और सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं वे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। द सेल थस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम सेल को एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दिस हैव टू सेल टू परफॉर्म फंक्शन, तो ये हमें हेल्प करता है सेल्स को परफॉर्म करने में, जैसे कि रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट, क्लीनिंग वेस्ट मटेरियल और फॉर्मेशन न्यू प्रोटीन्स। तो हम सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम कह सकते हैं जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब हमारी लिविंग बीइंग की। और हम कह सकते हैं इट ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ये हमारी लाइफ की एक तरह की बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है। तो हमने ऊपर कितनी सारी चीज़ें की, सेल क्या होता है, सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स क्या होता है, कि ऑर्गेनल कितनी कितनी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल अलग अलग तरह के फंक्शंस को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेल डिवीजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। पहले समझते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। देखो, जब कोई एक सेल नए सेल्स को बनाता है उस वाले प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म, हमारी लिविंग बीइंग, हमारी बॉडी में नए नए सेल फॉर्म होते हैं जिससे हम ग्रो हो सके। अब कोई छोटा बच्चा बड़ा बड़ा क्यों होता रहता है? क्योंकि उसके अंदर नए नए सेल फॉर्म होते रहते हैं टू रिप्लेस। और एक वजह ये भी होती है सेल को फॉर्म होने के लिए, नए नए सेल्स को आने के लिए, एक वजह ये भी होती है कि वो अपने जो हमारी बॉडी में ओल्ड सेल हैं, डेड सेल हैं या फिर इंजर्ड सेल हैं उनको रिप्लेस कर सके। और सेल डिवीज़न का मेन काम होता है कि वो गैमेट्स बनाता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दिस प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, और जिस प्रोसेस से नए सेल्स बनते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इसको हम कहते हैं सेल डिवीज़न। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन ना दो तरह के होता है, एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, है ना। अब देखो ये माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है। माइटोसिस से मतलब है अगर कोई एक सेल नए नए सेल्स को बना रहा है ग्रोथ के लिए तो उसे कहते हैं माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस, माइटोसिस के प्रोसेस में हर एक सेल, माइटोसिस का कोई भी सेल है, सब सेल्स को हम मदर सेल कहते हैं, ठीक है। और जो ये मदर सेल है ये यहाँ पे टू आइडेंटिकल डॉटर सेल को बनाता है। देखो यहाँ से आप इस वाले डायग्राम से समझ जाओगे, ये यहाँ पे मदर सेल है ये सब, और यहाँ पे मदर सेल ये किसको बना रहा है? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल को बना रहा है। जैसे कि ब्लू वाला सेल है, मान लो ये वाला, तो देखो यहाँ पे दो ब्लू को बना रहा है, यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे दो रेड को बना रहा है। तो इस तरीके से एक मदर सेल टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को बनाता है। और जो यहाँ पे मदर सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है हर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो मदर सेल्स में क्रोमोसोम होता है उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में ही मिलेंगे, बिल्कुल सेम। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। और जो माइटोसिस है ये यहाँ पे ग्रोथ में और रिपेयर करने में ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू, मतलब हमारे अंदर के जो टिश्यूज होते हैं उनको ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। और जो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, कुछ सेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, वो डिवाइड करते हैं और बनाते हैं गैमेट्स को, और जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? ऑफस्प्रिंग, ठीक है। आगे चलता है। दे डिवाइडेड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व टू कंसिक्यूटिव डिवीजन। ये डिवाइड करते हैं डिफिकल्ट प्रोसेस से जिसको हम कहते हैं मियोसिस, जो कि टू कंसिक्यूटिव डिवीजन होता है। आप समझते हैं मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है। मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल ना चार सेल्स को बनाता है। यहाँ पे हमने देखा जो यहाँ पे ये था मिटोसिस का प्रोसेस, इसके अंदर एक सेल ने किस सेल को बनाया? दो सेल्स को बनाया। पर माइटोसिस के प्रोसेस में एक सेल चार सेल को बनाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और अलग होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि माइटोसिस में अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पे भी 4 रहेंगे और यहाँ पे भी 4 रहेंगे। पर अगर माइटोसिस के जो सेल है, जो मदर सेल है माइटोसिस का, अगर उसके अंदर मान लो 4 क्रोमोसोम्स हैं तो इसके सेल में ना बिल्कुल हाफ, मान लो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बिल्कुल हाफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दूसरे सेल्स में। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। देखो
व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मोसोसिस इट प्रोड्यूस 4 सेल। जब सेल डिवाइड होता है तो वो 4 सेल बनाता है, 2 की जगह। और जो न्यू सेल है हाफ द नंबर क्रोमोसोम्स, मदर सेल्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं बिल्कुल हाफ नंबर होता है नए सेल्स के क्रोमोसोम्स के। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।